भाइयों, आज से हम मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर यानी रिलेशन से सिलेबस की वापस स्टार्टिंग कर रहे हैं। डेली क्वेश्चंस करते चले जाना, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी साथ साथ रिजॉल्व होती चली जाएंगी। तो भी देखिए रिलेशन होता क्या है। ठीक है, हमने क्या किया कि एक हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है, एक और कोई हमारे पास सेट है बी। किसी भी तरीके से ए और बी में आपस में एक रिलेशन, एक लिंक इस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो वो जो उनके बीच में जो हमने लिंक बनाया है वही हमारा रिलेशन कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने स्क्वायर्स किया हो, वो डिपेंड करता है कि आपने हर एक में से कोई नंबर माइनस करके कोई रिलेशन बना दिया हो। तो मतलब ये कहने का कि ए और बी में कोई लिंक इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, तो वही उन दोनों के बीच का रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने लिखा एक्स हमारा ए को बिलोंग करता है, वाई बी को बिलोंग करता है, यानी कि ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स को हम एक्स मान ले रहे हैं फॉर सच एन एग्जाम्पल, और बी जो सेट है उसके एलिमेंट को हम वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक रिलेशन बनाया भैया, एक रिलेशन हमने बनाया, एक काम की चीज़ नहीं है इसलिए मैंने इसको हटा दिया। हमने एक रिलेशन बनाया आर। ठीक, किस तरीके से कि एक्स जो है वो हमारा वो ए को बिलोंग करता है, वाई जो हमारा बी को बिलोंग करता है। ठीक है ना, और वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है, वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि वाई वॉज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी आप सेट बी के जो एलिमेंट्स को ऑब्टेन करोगे वो पहले वाले सेट के स्क्वायर को करके आप सेकंड वाले सेट के एलिमेंट को ऑब्टेन कर सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि जो सेट ए और सेट बी में जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया हुआ था, सेट ए और सेट बी में अभी हम डिस्कस किया कि आप पहले वाले सेट के एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स को ऑब्टेन कर रहे हो। देखिए भाई, हमने जो सेट ए माना है वो भी हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, और जो सेट बी माना है वो भी हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर्स के ही सेट है। अच्छा अब देखिए भाई, हम सेकंड वाले सेट यानी बी सेट के एलिमेंट्स को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, फर्स्ट वाले सेट के नंबर्स का स्क्वायर करके। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा कहीं जाके नीचे 16 मिलेगा, ऐसे ही 5 का स्क्वायर आ जाएगा कहीं जाके 25 आएगा। एक्चुअली नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट्स में तो भी इनफाइनाइट तो तक एलिमेंट्स आने वाले हैं, मैं तो फिर भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब इस तरीके से हमने दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया। तो हमने जो आर यहाँ पर रिलेशन बनाया है आर, हाँ जी भैया, तो आप 1 लगा रहे हो, हमने जो आर रिलेशन बनाया है 1 लगाने पर आपको कितना मिल रहा है, स्क्वायर करने पर 1 ही मिल रहा है। 2 पुट करने पे कितना मिल रहा है आपको, 2 पुट करने पे मिल रहा है 4 यानी 2 का स्क्वायर हो गया। 3 पुट करने पे कितना मिल रहा है अभी हमारे को 9, यानी कि 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया। तो इस तरीके से हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया जो कि ए और बी में जो है लिंक बनाता है। तो ये हमारा रिलेशन है। और कैसे बनाया गया है ये बनाया गया है कि जो वाई है यानी कि जो सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसे ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले वाले एलिमेंट्स के का स्क्वायर कर रहे हैं, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स का स्क्वायर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन बना रहे हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन आया है, जो हमारे पास रिलेशन हमने ऑब्टेन कर लिया है आर इज इक्वल टू जो रिलेशन हमने ऑब्टेन कर लिया है, इसमें जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स को कहा जाता है डोमेन। जो सेट बी के एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं उन्हें कहा जाता है रेंज। जैसे भी हमने क्या किया कि हमारे पास जो सेट ए था उसके कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। एक तो हो रहा है 1 1, एक हो रहा है 2, एक हो रहा है 3। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और भी आगे नंबर्स आते चले आएंगे। मैं तो छोटा सा बनाया है क्योंकि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, मैं तो छोटे से बस एग्जांपल देके बना दिया। तो 1, 2, 3 ये कहलाएंगे भी इसके डोमेन। अगर बोला जाए कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो इस रिलेशन का डोमेन हो गया 1, 2, 3 से लेकर अप टू एंड सो ऑन डॉट 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 इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर आते चले जाएंगे। ठीक है ना, इसका डोमेन है। अच्छा और देखिए इसके बाद टर्म आता है रेंज। तो रेंज क्या है, सेट बी सेट ए के जो एलिमेंट हैं जो इस रिलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिलेशन में, वो तो कहलाते हैं डोमेन। सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो कहलाते हैं रेंज। तो यहाँ पर रेंज में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके रेंज के अंदर। तो हमने रेंज में ये नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 हुआ, 4 हुआ और 9 हुआ, ये आ गए हमारे रेंज के अंदर। ठीक है ना, डोमेन हो गया सेट ए के एलिमेंट्स जो रिलेशन में आ रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट जो रिलेशन में आ रहे हैं वो कहलाते हैं रेंज। इसके बाद एक टर्म और होता है भाइयों, वो होता है कोडोमेन। देखिए भाई क्या कंडीशन है कि हमने सेट बी के जो एलिमेंट यूज़ किए थे, सेट बी के एलिमेंट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक थे, इनफाइनाइट तक। बट
हर एक एलिमेंट तो इस रेंज में शामिल नहीं हो रहा। जैसे इसमें 2 नहीं आ रहा, ठीक है ना, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, ठीक है ना, 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, क्योंकि नंबर्स किसी के स्क्वायर हैं ही नहीं। तो अब ये जो सारे नंबर जो हैं, मतलब 1 से लेकर जो एंड सो ऑन आप लिखते चले जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे कहलाएंगे कोडोमेन। जो रिलेशन के अंदर आ गए वो तो रेंज कहलाएंगे, और जो टोटल जितने एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे कोडोमेन। ठीक है, बेसिकली एक रिलेशन आ गया निकल कर कि जो रेंज होती है, रेंज इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन का एक सबसेट होती है, क्योंकि कोडोमेन में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के अंदर आ जाते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के अंदर आ जाते हैं, और रेंज में इनमें से बहुत थोड़े से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो कोडोमेन है, सॉरी, जो रेंज है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज होती है वो कोडोमेन का एक सबसेट होता है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, एक रिलेशन है, याद रखना है, भी भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेंज एंड द कोडोमेन। सो रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसके आगे बढ़े हम। देखिए भाई, एक और मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन का मतलब क्या हुआ भाई? कोई भी हमने एक रिलेशन बनाया, हमने कोई भी रिलेशन बनाया जिसके अंदर कोई एलिमेंट आ ही नहीं पा रहा। जैसा सपोज टू भी मैं एक नेचुरल नंबर का सेट बना रहा हूँ, और नेचुरल नंबर का सेट बना रहे हैं और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं एक नेगेटिव एलिमेंट के बारे में, तो नेचुरल नंबर में कभी कोई नेगेटिव एलिमेंट तो आता ही नहीं है। तो इस तरीके का अगर कोई रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर देते हैं तो ऐसा रिलेशन कहलाएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, वो जो है वो कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो, यानी कि नो एलिमेंट। इफ़ अ रिलेशन कंसिस्ट नो एलिमेंट देन इट इज़ सेड टू बी द एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन समझ में आ गया। सेट ए और सेट बी को किसी तरीके से आपने आपस में लिंक कर दिया अगर हम लोगों ने, तो वो कहलाएगा रिलेशन। अच्छा, अब ये बात आती है भाई कि जो रिलेशन होता है वो कितने काइंड का होता है। ठीक है, तो अभी देखिए रिलेशन जो होता है, रिलेशन वो 3 काइंड का होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये 3 तरीके के रिलेशंस हैं। ठीक है, और अगर कोई भी एक ऐसा रिलेशन जो तीनों ही हो, मतलब कोई भी रिलेशन ऐसा हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो इस रिलेशन को कहा जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रिलेशन 3 तरीके के होते हैं, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। और कोई ऐसा रिलेशन हमारे पास है जो जिसके अंदर तीनों ही रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, तो उसे कहा जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये कहने का कि अगर आपको ये शो करना है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, ये भी शो करना पड़ेगा कि सिमेट्रिक है, और ये भी शो करना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, चले इसी के बेसिस पर एक्सरसाइज नंबर हम फर्स्ट वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज में दिखा दूं, मैंने यहाँ पर एक इमेज ली हुई है एक्सरसाइज की, ये रही। ठीक है, आपके पास अगर बुक ना हो RS अग्रवाल तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने आराम से क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो अब देखिए भाई, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन तो एक डेफिनेशन टाइप थी, मैं सेकंड से स्टार्ट किया है। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है R, हमें एक रिलेशन R दिया हुआ है जिसमें -1,1, 1,1, 2,4, -2,4 ये कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, एक और बात भाई, ये जो -1,1 है, 1,1 है, 2,4 है, इन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहा करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि इस रिलेशन का डोमेन और रेंज बता दो। भाई देखिए, हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशन के अंदर जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ पर -1, 1, 2 और -2 ये तो हो गए भी हमारे पास डोमेन, ये सब डोमेन कहलाएंगे। और सेकंड वाले बी वाले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज कहे जाते हैं। तो यहाँ पर रेंज आ जाएंगे सेकंड वाले के 1, 1, 4, 4। तो भाई देखिए, कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में मोर देन 1 टाइम कभी भी नहीं लिखा जाता, तो इसमें सिर्फ 1, 4 ही रेंज में 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो डोमेन हो गया और रेंज हो गया। इसके बाद देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये है 4th क्वेश्चन जो मैं एक्सरसाइज में दिखा देता हूँ। दिस वन 4th क्वेश्चन, देखिए पढ़िए 4th क्वेश्चन।
आर एक रिलेशन है जिसमें ए कोमा ए क्यू प्रेजेंट है, वेयर ए इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। हमें 10 से छोटे प्राइम नंबर्स लेने हैं और उसे नाम दे दिया गया है ए, जो कि सेट ए के अंदर है। ए कोमा ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, जो पहला जो नंबर लिखा हुआ है ए, इसका मतलब कि जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो ए है और सेट बी का जो एलिमेंट है वो ए क्यूब है। ए कोमा ए क्यूब का मतलब होता है कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो ए है और सेट बी का जो एलिमेंट है वो ए क्यूब है, और दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है। और हमें ए बेसिकली है क्या, ए है अ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर को आप ए नाम दे के चल रहे हो। और हमें एक रिलेशन बनाना है जिसके अंदर हमें एक तो रिलेशन लिख के बताना है कि रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन बताना है और रेंज बताना है, सारी चीज़ें हमको बतानी है, ठीक है ना। एक रिलेशन आर यानी कि आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, सब कुछ हमको बताना है, ठीक है। तो भाई देखें वापस क्वेश्चन पे आया था हमने लौट कर, ये रहा। हाँ जी भैया, ए कोमा ए क्यू वेयर ए इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अच्छा 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, सिर्फ ये 4 ही प्राइम नंबर हुआ करते हैं। तो हमने जो रिलेशन आर इस्टेब्लिश किया है, देखिए भाई उसमें कौन कौन से हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। 2 लगाया तो 2 का क्यूब करके कितना आ जाएगा 8, तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर हुआ वो 2,8 हो गया। फिर लगाया 3 तो 3 का क्यूब करके कितना आ जाएगा 27, तो 3,27 सेकेंड ऑर्डर पेयर हो गया। 5 एक और प्राइम नंबर है तो 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो गया, और 7 एक और प्राइम नंबर है, 7 का क्यूब करोगे तो 343 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा रिलेशन आर आया वो आ गया 2,8, 3,27, 5, 125, 7, 343। इसके अलावा 10 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो बस यही रिलेशन है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करते हैं डोमेन के बारे में, क्योंकि हमें डोमेन भी निकालनी थी, तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, उस सारे के सारे डोमेन में आ जाएंगे। अच्छा रेंज में कौन से आ जाएंगे, जो सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स हैं, 8, 27, 125, 343, ये हमारा आ गया रेंज के अंदर। तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया और रिलेशन आर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई जो अगला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिखा दूं पहले, हाँ जी भैया क्वेश्चन नंबर 6 सी। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, शो दैट द रिलेशन आर Δ1, Δ2 सच दैट Δ1 इज सिमिलर टू Δ2। ट्राइंगल पहला वाला एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की सिमिलर है। एक सेट बनाया गया है जिसमें ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं और एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की सिमिलर है। तो हमें शो करना है दिस रिलेशन इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करके दिखाना है, ठीक है। तो भाई देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको सारे पार्ट शो करने पड़ेंगे, मतलब सिमेट्रिक भी रिलेशन अभी हम डिस्कस किया था, बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। तो आपको तीनों ही प्रॉपर्टीज़ शो करनी पड़ेंगी, तब आप कह पाओगे कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन इट इज़ इक्विवेलेंस ऑल्सो, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए भैया मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन टाइपिक समझाया हुआ है। रिफ्लेक्सिव, इफ़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एनी सेट ए, कोई एलिमेंट है जो किसी सेट को बिलोंग करता है और ए कोमा ए मतलब अगर जैसे मान लो 1 किसी सेट ए के अंदर प्रेजेंट है तो 1,1 उस रिलेशन में होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2 अगर किसी सेट में प्रेजेंट है तो 2,2 उसके अंदर होना चाहिए। ए कोमा ए का मतलब क्या हुआ कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर आर के अंदर मतलब रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हुआ तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, और ए कोमा ए अगर उस रिलेशन में आ जाता है तब आप कहोगे द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, ओके। अच्छा अब सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, देन बी कोमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है देन बी कोमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। अगर ए कोमा बी आर के अंदर प्रेजेंट है तो बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव अगर ए बिलोंग करता है किसी सेट को तो ए कोमा ए रिलेशन में होना चाहिए, और सिमेट्रिक अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है तो बी कोमा ए बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अच्छा भाई और ट्रांजिटिव कब होता है,
अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो ये कहलाएगा ट्रांजिटिव। अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। मतलब इसका पहला वाला एलिमेंट ए और इसका सेकंड वाला एलिमेंट यानी कि सी, ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना ज़रूरी है, तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आया, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना मामला। हाँ जी भैया, हम पहले प्रूफ करें रिफ्लेक्सिव। देखिए भाई, अब ने जब हमने डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि रिफ्लेक्सिव है क्या बेसिकली, तो रिफ्लेक्सिव में क्या था कि ए कॉमा ए उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या लिखा, ये जो लिखा है यहाँ पर, सिंस अ ट्राइंगल इज ऑलवेज सिमिलर टू इटसेल्फ, क्योंकि एक ट्राइंगल हमेशा खुद के सिमिलर तो होता ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा वन। कोई अगर ट्राइंगल डेल्टा वन है तो खुद के तो सिमिलर होगा ही होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई ऐसा एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ए, तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए। तो ये तो बात आ गई कि कोई ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होता ही है, तो इसीलिए जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ये मैंने लिखा, सिंस अ ट्राइंगल इज ऑलवेज सिमिलर टू इटसेल्फ इम्प्लाइज दैट डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा वन, इसीलिए रिलेशन जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है भैया। और देखिए सेकेंड वाला पार्ट, अब हम शो कर रहे हैं सिमेट्रिक। देखिए भाई, इफ़ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू बिलोंग्स टू आर, अगर डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू आर को बिलोंग करता है, तो देखिए भाई, अगर डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू आर के अंदर आता है, तो ये क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कि डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा टू, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा कि इफ़ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा टू, ठीक है भाई। अच्छा, एक और बात, डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू लिखने का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू अगर आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, तो डेल्टा वन डेल्टा टू के सिमिलर होगा, ठीक है भाई। यानी कि जो पहला वाला ट्राइंगल है दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा। अच्छा देखिए भाई, अगर डेल्टा वन डेल्टा टू की सिमिलर है, तो डेल्टा टू भी तो डेल्टा वन की सिमिलर होगा। एक ट्राइंगल दूसरे की सिमिलर है या ये कह लो कि दूसरा पहले की सिमिलर है, एक ही बात है। तो अगर डेल्टा टू डेल्टा वन की सिमिलर हो गया, देखिए भाई, डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू का मतलब होता है डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा टू। ऐसे ही डेल्टा टू सिमिलर टू डेल्टा वन का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू का मतलब है कि डेल्टा वन डेल्टा टू की सिमिलर है। और अगर हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया कि डेल्टा टू डेल्टा वन की सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट कि डेल्टा टू कॉमा डेल्टा वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। हम लेके चले थे कि डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू आर के अंदर प्रेजेंट है, और हमने निकाल लिया कि डेल्टा टू कॉमा डेल्टा वन भी आर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, और देखिए भैया, हमें शो करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, मैंने लिखा इफ़ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू आर को बिलोंग करता है, ठीक है। इफ़ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू बिलोंग टू आर, डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भैया पीछे भी डिस्कस कर रहे थे कि डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू लिख के दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा टू, तो इसका मतलब वो डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा टू। अच्छा, डेल्टा टू कॉमा डेल्टा थ्री बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चलते हैं। देखिए भाई, मैंने ऊपर जो ट्रांजिटिव प्रूफ किया तो मैं याद दिला दूँ, इफ़ एक मतलब ट्रांजिटिव की प्रूविंग जो बताई थी, इफ़ ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा सी भी अगर आर को बिलोंग कर जाए तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। इफ़ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा टू। इफ़ डेल्टा टू कॉमा डेल्टा थ्री बिलोंग्स टू आर, देन इसका मतलब हुआ कि डेल्टा टू सिमिलर टू डेल्टा थ्री। डेल्टा वन डेल्टा टू की सिमिलर है, डेल्टा टू डेल्टा थ्री की सिमिलर है। पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की सिमिलर है, दूसरा ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल की सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वन भी डेल्टा थ्री की सिमिलर होगा। डेल्टा वन कॉमा डेल्टा थ्री भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो भैया देखिए वापस से रिलेशन पे ध्यान दें, अगर कोई ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की सिमिलर आता है, डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा टू, तो इसका मतलब डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। हमने यहाँ पर शो कर दिया कि डेल्टा वन जो है डेल्टा थ्री की सिमिलर है, तो इसका मतलब कि डेल्टा वन कॉमा डेल्टा थ्री इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिलेशन
डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 3 ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिलेशन आर, डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 3 बिलोंग्स टू आर। तो अभी देखिए जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि द रिलेशन इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, है समझ तो वापस से पूछ लेना, वैसे आना चाहिए, कोशिश तो मैंने पूरी करी है बताने की। इसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन 7th, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले एक बार, सीधा 7th क्वेश्चन। लेट आर एक रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है भाई ये? ऐसा रिलेशन है कि ए कोमा बी सच दैट ए और बी दोनों जेड को बिलोंग करते हैं, जेड मतलब इंटीजर, और ए प्लस बी करके इवन आ रहा है। अगर आप ए कोमा बी को रिलेशन के अंदर रखते हो तो ये इंडिकेट करता है कि ए प्लस बी करके इवन आता है, और आपको रिलेशन इक्विवेलेंस शो करना है, यानी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही रिलेशंस यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन पर आते हैं वापस से 7th। हाँ जी भैया शुरू करते हैं मैडम। हमको रिलेशन दिया हुआ था, ए कोमा बी सच दैट ए और बी दोनों इंटीजर की सेट को बिलोंग करते हैं, ए कोमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग टू इंटीजर एंड ए प्लस बी इज़ इवन, ये हमारे पास कंडीशन थी। ठीक है भैया, देखिए अब हमें ऐसे तीनों पार्ट शो करने हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव भी शो करना है, सिमेट्रिक भी शो करना है और ट्रांजिटिव भी शो करना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सिंस ए बिलोंग टू जेड, क्योंकि ए जेड को बिलोंग करता है। ठीक है, तो दो केसेस पॉसिबल हैं। क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं? दो लिखा है, 2 केसेस आर पॉसिबल। पहला पार्ट है ए इज़ इवन, या तो ए इवन हो सकता है और ए इज़ ऑड, या फिर ए ऑड हो सकता है। अगर ए इवन है, इफ़ ए इज़ इवन, तो दो इवन नंबर को आप आपस में प्लस करो तो हमेशा इवन तो आता ही है। ठीक है ना, अगर आप ए इवन लेके चल रहे हो देन ए प्लस ए इज़ ऑल्सो इवन। तो अभी हमने डिस्कस किया, अभी देखिए पीछे उस रिलेशन आर में, जो रिलेशन आर है उसमें ए कोमा बी तभी आएंगे, कब आएंगे? जब ए प्लस बी एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन आ गया कि ए प्लस ए इवन है, ए प्लस ए इवन है, तो इससे मतलब क्या हुआ कि ए कोमा ए उस रिलेशन के अंदर आ गया। अगर ए प्लस बी इवन है तो हम कह सकते हैं कि ए कोमा बी आर के अंदर आएंगे। हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ए प्लस ए इवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, अच्छा अब देखिए भैया, ये तो तब की कंडीशन थी जब ए इवन है। सेकंड केस व्हेन ए इज़ ऑड, अगर ए ऑड है, देखिए भाई चाहे आप इवन नंबर ले लो, 2 इवन लोगे तो भी ऐड करके इवन आता है, 2 ऑड ले लो तो भी ऐड करके इवन आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस ए इज़ इवन अगेन, तो भी हम ये कह सकते हैं कि ए कोमा बिलोंग्स टू आर। तो अभी हम जानते हैं भाई, पीछे हमने रिफ्लेक्स के बारे में बहुत डिस्कस किया था कि अगर ए कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो ए कोमा ए अगर रिलेशन के अंदर आ गया, ए कोमा ए इस रिलेशन के अंदर आ गया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए भाई रिफ्लेक्सिव तो ये था। सिमेट्रिक में क्या था? अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी कोमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। देखिए हमें लिखा है इफ़ ए कोमा बिलोंग्स टू आर, तो हमें ये शो करना है कि बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। आगे देखिए, अगर ए कोमा बी आर के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा? रिलेशन ही ऐसा था कि अगर ए कोमा बी उसमें है देन ए प्लस बी इज़ इवन। अच्छा, अब ए प्लस बी अगर इवन है तो बी प्लस ए भी तो इवन होगा। ठीक है, तो अगर बी प्लस ए इवन है, ए कोमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी इज़ इवन। ठीक है, और हमने यहाँ पर शो कर दिया बी प्लस ए इज़ इवन, तो बी कोमा ए भी आर के अंदर आ जाएगा। देखिए भाई, पहला जो एलिमेंट है ये बी और दूसरा एलिमेंट है ए, तो बी कोमा ए भी आर में आ गया। ए कोमा बी का मतलब था ए प्लस बी, तो बी प्लस ए का मतलब हो गया बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए कोमा बी आर में है, बी कोमा ए आर में है, तो आर जो है एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया।
अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो देखिए भाई ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, वापस से याद दिला दूँ। अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तो वो होगा ट्रांजिटिव। अब देखिए भाई हमने क्या काम किया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ओके, एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी भी रिलेशन में, बी कॉमा सी भी रिलेशन में, तो हमें शो करना है कि ए कॉमा सी भी उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए भाई अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी इज़ इवन। अगर बी कॉमा सी उसमें है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी प्लस सी इज़ इवन, ए प्लस बी भी इवन हो गया और बी प्लस सी भी इवन हो गया। अब हमें किस में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ए और सी में। ए और सी में हमारा जो रिलेशन चल रहा है अभी वो रिलेशन चल रहा है प्लस के साथ, ए प्लस सी। ये आपको बेसिकली चाहिए, आपको ये दिखाना है कि इवन है, तब आप कह पाओगे कि ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा। तो भाई देखिए हमने ए प्लस सी की वैल्यू निकालना शुरू किया, ए प्लस सी एज इट इज़ था, अपनी तरफ से इसमें हमने प्लस टू बी और माइनस टू बी कर दिया। ठीक है, ए जो प्लस टू बी है इसके दो पार्ट कर लिए, बी और बी। एक बी ए के साथ लिख दिया, दूसरा बी हमने सी के साथ लिख दिया। इसका एक बी ए के साथ और दूसरा बी सी के साथ, तो इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी हो गया। और ये माइनस टू बी जो है, माइनस टू बी ये हमने पीछे एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये रहा माइनस टू बी एज इट इज़ लिखा हुआ है। अच्छा अब देखिए भाई हम ऊपर शो कर चुके थे कि ए प्लस बी हमारा इवन है, तो क्योंकि ये जो है इवन हो गया, बी प्लस सी भी इवन था तो ये भी इवन हो गया, और इसके साथ तो टू का मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो ये तो इवन है ही। ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी इवन, तो कुल मिला के आप इवन नंबर्स को ऑपरेट करो तो हमेशा इवन ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सब कुछ जो है ये इवन हो गया। तो हमने अभी दिखाया भाई देखिए कि हमारा जो ए प्लस सी था वो क्या आ गया, इवन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कोमा सी भी उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो ए कोमा बी रिलेशन में था, ठीक है, बी कोमा सी रिलेशन में था, तो हमने इनकी हेल्प से शो कर दिया अपना कि ए कोमा सी भी हमारा रिलेशन में है। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो आर है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कोई भी ऐसा रिलेशन हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इसके आगे क्वेश्चन मैं बताता हूँ कल देखिए जल्दी वीडियो मिल जाएगी और डेली ही वीडियोज़ मिलेंगी। अब बस घर पे क्वेश्चन ज़रूर करते चले आना, वरना तो हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।